हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। नमस्कार सभी को। केमिस्ट्री की इस क्लास के अंदर सभी का तहे दिल से स्वागत, जहां पर मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर की। जी हाँ, हमारी बातें चल रही हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। बिल्कुल, परमाणु संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं पूरे तन मन से, ठीक है, बिल्कुल। और हाँ, पिछली क्लास तक कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा दो, मुझे बता दो कहाँ लास्ट हमने छोड़ा था। बोर का परमाणु मॉडल हम लोग शुरू कर चुके थे, है ना। बोर का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे या पढ़ चुके थे, पढ़ रहे थे। एटॉमिक मॉडल बाय बोर हम लोग पढ़ रहे थे। थोड़ा तरीके से पढ़ना। बोर के परमाणु मॉडल से न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के अंदर हम लोग बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसलिए बन जाते हैं, जी हाँ, बोर के परमाणु मॉडल की हम लोग बात करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर के परमाणु मॉडल से इसलिए बन जाते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें हम लोग त्रिज्या ज्ञात करते हैं जी। उसके अलावा हम लोग बात करें तो उससे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, ठीक है, उसमें त्रिज्या ज्ञात करते हैं। त्रिज्या के अलावा हम लोग बात करें तो उसमें ऊर्जा ज्ञात होती है। उसके अतिरिक्त हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर वेग ज्ञात होता है, ठीक है, उसके अंदर कोणीय संवेग ज्ञात होता है, इसलिए वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ को कक्षक कहते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलिए हम लोग बात करते हैं चलो हाँ भाई, देखो भूपेंद्र, आप कह रहे हो कि सर केमिस्ट्री में बोर मॉडल सिलेबस में नहीं है और फिजिक्स में है। भाई ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में नहीं है, केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में उसके क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। और बेसिकली आप लोग जानते हो बोर मॉडल केमिस्ट्री से ही है, फिजिक्स से नहीं है। हाँ, हालांकि वो बात अलग है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर करके जो पॉइंट है
वो फिजिक्स में भी आता है, तो बोर मॉडल आपने वहाँ पढ़ लिया तो बढ़िया है, यहाँ तो रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो चीज़ें मैं बता ही रहा हूँ आपको सारी, ठीक है। चलो, परमाणु संरचना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और परमाणु संरचना को पढ़ते हुए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, इस मॉडल जो पॉइंट है उसके अंदर पढ़ ली थी, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर हम लोगों ने कई सारी चीज़ें जो हैं ये पढ़ ली थी, बिल्कुल। चलो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ाया था। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी क्या है। बोर का परमाणु मॉडल बताया, जहां वृत्ताकार पथों के बारे में बताया था, ठीक है। अब आगे की बात सुनो, ठीक है। चलो, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेबस में होगा ना, तो भाई परमाणु संरचना अपने आप सिलेबस में होगी, ठीक है। तो इस बात पर कोई बहस की या वैसी नीड नहीं होती है, मस्ती से पढ़ो आराम से। अब ध्यान से समझो, लास्ट हम लोगों ने बताया था कि ये जो वृत्ताकार पथ होते हैं इन्हें कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। और इन्हें के एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, या 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बोर ने एक और बात बताई इसमें, और बोर ने आगे इसके बारे में क्या बताया कि जो ये हमारे पास कक्षाएं होती हैं सखा, क्या, जो ये हमारे पास कक्षाएं होती हैं, इनके बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिसाइडेड है। हर कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फिक्स होंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इस पर डिस्कस करते हैं। देखो, अगला पॉइंट है ये, इसका कंटिन्यू चल रहा है। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, ये इन्होंने बताया 2n², ठीक है, 2n², ठीक। हाँ, देखो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने फिजिक्स का नाम लिया, तो आप लोग इस बात को समझो, बता देता हूं कि लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, CUET का एग्जाम हो गया, या अगर हम लोग बात करें जेट का एग्जाम हो गया, तो जैसे लैब असिस्टेंट के अंदर तो एक प्रॉपर सिलेबस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और राजस्थान GK, ठीक है। वहीं जैसे जेट का एग्जाम जो होता है ना भाई, जेट के एग्जाम के अंदर होता क्या है, एग्रीकल्चर वाले जो एग्जाम दे ही रहे हैं, ठीक है, तो उस एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स भी होती हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं, फिजिक्स को साइडलाइन करके बायो को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिजिक्स भी सेलेक्ट होती है, ठीक है। भूपेंद्र जिस पर बात कर रहे थे उस पर ही बता रहा हूं मैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वहां फिजिक्स भी होती है, सब्जेक्ट लेने वाले मैथ भी, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, आप चाहें तो ही लें, नहीं चाहें तो नहीं लें, है ना, वैसा होता है। चलो, खैर, किसी भी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कितना बताया, 2n²। जहां n क्या है भाई, जहां n जो है वो क्या है अपने पास, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षा की संख्या की ऑर्बिट्स कितनी होंगी, ये होगा हमारे पास n, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो एक टेबल बनाते हैं, जिस टेबल के अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूं। इस टेबल के अंदर एक तरफ हम लोग लिखेंगे कि कक्षा कौन सी है, एक तरफ n का मान लिखेंगे, ठीक है, और एक लास्ट में हम लोग लिख देंगे इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो, यहां हमने बता दिया कक्षा, यहां हमने बता दिया n, और यहां हमने बताया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n², क्या बताया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², ठीक है। तो यहां देखो, अगर हम k की बात करें, l की बात करें,
m की बात करें, n की बात करें या o की बात करें, किसी भी कक्षा के लिए बात करें तो सबके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सबके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अर्थात अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितने होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ देखो k के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1, पहली कक्षा है ना भाई, तो 2n² लगाएंगे, 2 इंटू 1 की पावर कितनी, 2, तो 1 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाता है, 2, यहाँ 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 4 दूनी 8, m का मतलब हो गया 3, 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 18, और n बराबर 4, 2 इंटू 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 16 दूनी 32 हो जाता है अपने पास। कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। ठीक है, अब वहीं हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो देखो इस चीज को समझेंगे। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन मैं सामने रख रहा हूं, और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन में आपसे पूछा है किसी कक्षा में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी कक्षा में न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब आपसे पूछा जाए भाई किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 2n²। फिर कक्षा देगा k l m n, तो आप बता दोगे k में 2 होती है, l में 8 होती है, m में 18 होती है, n में 32 होती है, ये तो आप बता दोगे। ठीक है, मगर फिर प्रश्न आपके सामने ये आ जाता है किसी कक्षा में न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट में दे दो। चलो, कुछ लोगों ने उत्तर दिया है, अब ये नहीं बताया मैंने कि सही उत्तर दिया या गलत, मगर कुछ लोगों ने उत्तर दिया है। हाँ, यहां खा जाओगे गच्चा। ठीक है, चलिए, n कैसे हो सकती है भाई, नंबर होगा ना कोई, बहुत बढ़िया, हरलाल बिल्कुल अच्छे। देखो मनीषा ने 8 लिखा, मनीषा 8 से कम तो k में ही आ रहे हैं ना, 2। कुछ लोगों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके एकदम करेक्ट आंसर दिया है, और बिल्कुल सही है प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका। किसी भी कक्षा में न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी हो सकती है या होती है, 1 होती है। स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी ना, 2 तो क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। किसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा का, मगर कम से कम कितना होगा, 1 होगा। कम से कम कितना होगा, 1 होगा। बस सोचना क्यों है इतना, हल्का सा दिमाग लगाओगे तो उत्तर आपके सामने आएगा, है ना। हल्का सा उत्तर दिमाग लगाओगे तो उत्तर एकदम इन फ्रंट ऑफ यू होगा, एकदम सामने होगा आपके। मिनिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज 1। क्लियर है बात, बहुत सही है। चलो आगे बोर क्या कहते हैं, बोर आगे एक अगली बात कहते हैं कि भाई देखो ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई। ठीक है, अब जब नाभिक में पहली कक्षा दूसरी कक्षा प्रेजेंट है तो भाई यहां से देखो, ये नाभिक पहली कक्षा दूसरी कक्षा। अब समझो यहां से, जो कक्षा नाभिक के जितनी पास होगी उतनी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, छोटी कक्षा की एनर्जी कम होगी। छोटी कक्षा की एनर्जी कम होगी तो इसको कहेंगे हम लोग निम्न ऊर्जा स्तर। क्या कहोगे लाडलो इसको, निम्न ऊर्जा स्तर। कहने का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल। क्या मतलब है, लोअर एनर्जी लेवल। वहीं जो कक्षा बड़ी होगी उसको हम लोग कहेंगे उच्च ऊर्जा स्तर, हायर एनर्जी लेवल, उच्च ऊर्जा स्तर, हायर एनर्जी लेवल। एक लोअर एनर्जी लेवल हो जाएगा और एक हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा। जब हमारे पास एक लोअर एनर्जी लेवल और एक हायर एनर्जी लेवल है तो दोनों को हम लोग समझेंगे,
है ना, लोअर एनर्जी लेवल को और हायर एनर्जी लेवल को हम लोग समझेंगे। जब लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल जो है इनको हम सोचेंगे। ये कह रहे हैं कि सर कम क्यों होती है एनर्जी, पथ छोटा है तो एनर्जी कम होगी ना भाई। देखो एक ट्रैक है ना, एक ट्रैक तो ये है, या एक ट्रैक तो है ये और एक ट्रैक है ये, बड़ा कौन सा, ये वाला। इस पर भागने में कम एनर्जी चाहिएगी और इस पर भागने में ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, सिंपल बात। ठीक है, अब समझो, अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो लोअर एनर्जी लेवल में है। किस में है, लोअर एनर्जी लेवल में है। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल में अगर मैं क्या करूं, इसको बाहर से एनर्जी दे दूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कर ले, ये ऊर्जा का अवशोषण। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, अगर ये ऊर्जा का अवशोषण कर ले तो क्या ये अपनी अपनी कक्षा में रुकेगा, अपनी सेल में रुकेगा? नहीं भाई नहीं, एनर्जी मिलते ही तो पागल हो जाएगा। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए, है ना भाई, सिंपल बात है ना। अगर किसी को सोना मिल गया तो भाई उसको मौज हो गई यार, घमंड आ जाएगा, पैसा आ गया, घमंड आ जाएगा, तो वो रुकेगा थोड़ी फिर एक जगह। ठीक है, सिंपल बात। ये अपनी कक्षा में ना रुककर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। सिंपल सी बात है, आज आप लोग पढ़ रहे हो, अगर मैं आप लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दे दूं, सिर्फ मानना, सुनना, केवल 1-1 करोड़ रुपए दे दूं, तो क्या यही तैयारी करोगे? यही तैयारी करोगे? नहीं करोगे, बिजनेस की सोचोगे, कुछ और सोचोगे, कुछ और सोचोगे, कुछ और। एनर्जी आ जाएगी ना पैसे के रूप में, इसको भी एनर्जी मिल गई है। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ कह मत देना सर 1-1 करोड़ रुपए दे दो, अभी सीधी बात कह रहा हूं भाई, है ना, क्योंकि 1200 से ज्यादा बच्चे लाइव देख रहे हैं और 1200 करोड़ के आसपास में कहां से लेके आऊंगा। मेरे पास 1200 करोड़ होते तो तुम्हें मैं एनर्जी तो बताने से रहा, ध्यान रखना। हाँ चलो, अब हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा ना, हायर एनर्जी लेवल में। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में होगा तो फिर अब क्या होगा, ये अपनी ऊर्जा का त्याग कर देगा, ऊर्जा का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ एनर्जी। क्या कर देगा ये, इमिशन ऑफ एनर्जी कर देगा, इमिशन ऑफ एनर्जी। अगर इसने एनर्जी का त्याग कर दिया, ठीक है, क्या इसने एनर्जी का त्याग कर दिया, तो जैसे ही इसने एनर्जी का त्याग किया तो ये कहां चला जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। देखो इसमें ये कह रहे हैं कि सर दे दो, जबान के पक्के रहो, तो मैंने आपसे ये कहा एक बार मानो, केवल दे दूं, मैंने ये तो नहीं कहा कि दूंगा, मैंने वचन नहीं दिया तुम्हें। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो, अब ये लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब यहां एनर्जी डिफरेंस आ गया है। क्या आ गया है, एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, एक चीज ये हो गई है यहां। फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। अब यहां से एक शक और पैदा होता है, क्या कि सर इलेक्ट्रॉन अगर ये वाला, कौन सा वाला, निम्न ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग कर दे तो क्या नाभिक में गिर जाएगा? इसका उत्तर कैसे दिया, इसका उत्तर जो है वो किस तरीके से दिया, ये सुनो। उसने कहा, चलिए, उसने ये कहा कि देखो हमारे पास कोई नाभिक है, नाभिक के चारों ओर एक कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक का आवेश जो है ये है Ze। क्या आवेश है नाभिक का, Ze आवेश है। ठीक है, इसके चारों ओर आर वृत्ताकार पथ पर, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, जिसका आवेश क्या है, E। इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो है v। इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहा है, किस वेग से चक्कर लगा रहा है, v वेग से चक्कर लगा रहा है। तो इस स्थिति में दो चीजें होंगी। क्या होगा, देखो
इस स्थिति में दो चीजें होंगी। क्या? एक तो इस धनावेश और इस ऋणावेश के बीच में आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। जो इस ओर बल लग रहा है, नाभिक की ओर बल लग रहा है, टुवार्ड्स द न्यूक्लियस जो बल लग रहा है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत आकर्षण बल। क्या कहते हैं? विद्युत आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि ये दो आवेशों के बीच में लग रहा है। हरिओम। ठीक है, दो आवेशों के बीच में लग रहा है। किसकी ओर लगेगा? नाभिक की ओर, टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है जी हाँ। वहीं अगर हम लोग बात करें तो जैसे ही नाभिक की ओर बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण एक बल बाहर की ओर काम करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स है ये। अपोजिट टू न्यूक्लियस। ये कहां लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। कहां लग रहा है ये? बाहर की ओर, ठीक है, यहां लग रहा है ये। अब इस बल के आधार पर दो चीजों की बात की गई, जो पहले मैं आपको थ्योरी के अंदर बता देता हूं, फिर आगे बता दूंगा, ठीक है। क्या? देखो, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, माना m, स्मॉल m द्रव्यमान तथा E आवेश का इलेक्ट्रॉन युक्त इलेक्ट्रॉन क्या आवेश है? Ze आवेश युक्त। क्या आवेश है? Ze आवेश युक्त नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। पथ पर क्या करता है? चक्कर लगाता है। नहीं प्रतिभा, उस क्लास का मुझे नहीं पता, ठीक है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल जो नाभिक की ओर लगता है, अपकेंद्रीय बल जो नाभिक से बाहर लगता है, ठीक है। चक्कर लगाता है। ठीक, अब यहां दो बल काम कर रहे हैं। देखो, नाभिक की ओर कार्यरत बल, नाभिक की ओर कार्यरत बल, फोर्स विच वर्क्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस। जो नाभिक की ओर बल काम करेगा, क्या? जो नाभिक की ओर बल काम करेगा वो हमने कौन सा बल कहा? विद्युत आकर्षण बल। क्या है वो? विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स। और विद्युत आकर्षण बल जो होगा, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? कूलाम के नियम से। बोलो हाँ के ना, ठीक है। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है? दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल उनके आवेशों के गुणनफल के तथा मध्य की दूरी के वर्ग के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा? F बराबर, देखो ये हो गया नाभिक का आवेश गुणा ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे में ये हो गई इनके बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है। एक तो ये आ गया। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ बात कर रहे हैं तो एक बल और लग रहा है, लाडलो, एक बल और लग रहा है। अब अपने आप बता दो वो बल कौन सा लग रहा है? बाहर की ओर, जिसको हमने अपकेंद्रीय बल कहा था, कार्यरत बल, बल जिसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं जिसको, बल। ठीक, अपकेंद्रीय बल की बात करें तो अपकेंद्रीय बल का सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। ये होता है F बराबर mv² अपॉन r। क्या? mv² अपॉन r।
mvr नहीं भाई, mv²/r। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितना बल बाहर की ओर कार्यरत है उतना ही बल अंदर की ओर कार्यरत है, मतलब ये दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इक्वल फोर्स काम करेगा यहां पर। कैसा फोर्स, इक्वल फोर्स। ठीक है, बराबर बल काम करेगा, है ना। जी हाँ, क्या, बराबर बल काम करेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग यहां कह रहे हैं कि भाई विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल बराबर होगा, बोलो किसके, जी हां, अपकेंद्रीय बल के। किसके, अपकेंद्रीय बल के। किसके बराबर होगा, अपकेंद्रीय बल के। तो विद्युत आकर्षण बल का मान रखो ना, क्या, ZE²/r। कैसे हो गया ये, देखो, Z का गुणा E, ये हो जाएगा F बराबर Z, E का गुणा E से करोगे E²/r²। ठीक है, यहां इसको r² बराबर, अपकेंद्रीय बल का मान क्या है, mv²/r। अब देखो यहां पर r गुणा में है, सॉरी भाग में, इधर जाएगा गुणा में, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, क्या, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास वैल्यू बची है mv² बराबर ZE²/r। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 1 और बोर के नियम का प्रथम अभिग्रहित, बोर मॉडल का कौन सा अभिग्रहित, प्रथम अभिग्रहित, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। क्या है ये, फर्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट होता है गुणधर्म, ऑफ बोर्स मॉडल, बोर के मॉडल का पहला अभिग्रहित है ये। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। है तो मैं पूरे को एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। देखो क्या कह रहे हैं हम लोग, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि एक बल अंदर की ओर काम कर रहा है, एक बल बाहर की ओर काम कर रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, सर बाहर की ओर बल काम क्यों कर रहा है। बाहर की ओर बल काम कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन v वेग से गति कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन v वेग से गति करे तो बाहर की ओर भी बल काम करेगा। बिल्कुल ऐसा ही सिद्धांत काम करता है मौत के कुएं में। मौत के कुएं में जब वो बाइक या कार को चलाते हैं तो आपने देखा है वो गिरते नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ नाभिक में नहीं गिर रहा है, ठीक है, वो गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते हैं, जितना फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उतनी ही उनकी गति की वजह से बाहर की ओर लगता है। तो दोनों तरफ बल जो लगता है वो बराबर लगता है। दोनों तरफ काम करने वाला फोर्स जो होता है वो इक्वल है, सेम है, समान है। इसीलिए यहां पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं तो यहां दो, पहला पोस्टुलेट आ गया, जी हां, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पहले अभिग्रहित के बाद बोर ने आगे क्या कहा, अगला पॉइंट बताते हैं। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिनका कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2 का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब है 1 2 3 4 5 से गुणा होता हो, या ठीक है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 से गुणा होता हो, ठीक, या फिर 1 2 3 4 5 से गुणा नहीं मतलब हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कभी भी आधे से, ठीक है, या
1.5 से, 2.5 से, 3.5 से, 4.5 से, उनसे गुणा नहीं होगा। ठीक है, h/2 का पूर्ण गुणज या NH/2 हो। ठीक, चलो अब देखो, आपने एक प्रश्न पूछा है कि कूलाम के नियम में के कहाँ गया। के स्थिरांक होता है कूलाम के नियम में, हमने जो यहां पर यूज किया है कूलाम का नियम, यहां पर सॉरी, के स्थिरांक होता है, स्थिरांक को हमने इकाई मान लिया। ठीक है भूपेंद्र, सीजीएस यूनिट के अंदर लोगे तो वो इकाई हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने उसको यूनिट एक मान लिया। एक मानने पर गुणा करोगे तो सेम ही आएगा ना मेरे भाई, एक मानने पर तो अंतर ही नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तुम्हारे चक्कर में सूलेज और खुल गई मेरी, बांध ली। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो हम लोग क्या करें, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 का पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज मतलब कंप्लीट मल्टीपल, या NH/2। ठीक है, चलिए NH/2 है ना। तो यहां देखो n क्या होगा, यहां n की वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। पूर्ण गुणज का मतलब है कि ये कभी आधा नहीं होगा, पौना नहीं होगा, है ना, 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ही रहेगा। तो MVR कोणीय संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया MVR बराबर NH/2। अब हमारे पास प्रश्न बनता है क्या, कि सर ये M क्या है, V क्या है, R क्या है, N क्या है और H क्या है। M जो है ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, V क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक, R क्या है, R है कक्षा की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक, N क्या है, कक्षा की संख्या, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। ठीक है, H क्या है, H है प्लांक स्थिरांक। क्या है H, प्लांक स्थिरांक है H, प्लांक कांस्टेंट। सबको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो सबको प्लांक स्थिरांक की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती है, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, चलिए प्रीति ने कहा सर mv²/r तो अभिकेंद्रीय बल होता है। नहीं प्रीति, वो अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप भूल गई होंगी शायद, हाँ वो अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें आ गई। अब यहां से एक काम करते हैं, ठीक, यहां से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। यहां से बताओ v की वैल्यू क्या आ रही है, v बराबर हो गया हमारे पास NH/2 और m और r का पक्षांतरण हो गया इधर। ठीक है, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और जो ये है ना अपने पास MVR NH/2, ठीक है, इसको कहते हैं बोर के मॉडल का दूसरा अभिग्रहित। क्या कहते हैं इसको, बोर मॉडल का दूसरा अभिग्रहित, मॉडल का दूसरा अभिग्रहित, बोर मॉडल का दूसरा अभिग्रहित है ये। ठीक है जी, देखो बोर मॉडल का पहला अभिग्रहित क्या था, बोर मॉडल का पहला अभिग्रहित है अपने पास mv² बराबर ZE²/r। ठीक है, और दूसरा अभिग्रहित हमने निकाला MVR बराबर NH/2। और यहां से v बराबर हो गया NH/2πmr। अब एक छोटा सा काम करना है, v की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखनी है। क्या करना है, समीकरण नंबर 1 याद है आपको, समीकरण नंबर 1 देखो ये रही अपने पास, mv² बराबर
समीकरण एक क्या है, एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पर v बराबर अपने पास क्या आया है, ये आया है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये समीकरण नंबर 2 आई है। अब हमको क्या करना है, हमको समीकरण 1 में समीकरण 2 से किसका मान रखना है, v का मान रखना है, यहां रखना है v का मान। तो देखो m तो एज इट इज आ जाएगा, यहां रख रहे हैं v का मान, m तो एज इट इज आ जाएगा, v की वैल्यू क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ठीक है। मगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो देखो m तो m रहेगा, n स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। जो कट रहा है उसको काटो, देखो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब हमें क्या करना है, इस r का पक्षांतरण कर दो तो ये इधर आ जाएगा। तो देखो वैल्यू क्या आ गई, ठीक, वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई ये यहाँ पर r बराबर अपने पास क्या आ गया, r इधर चला गया, जेड स्क्वायर इधर हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर, ठीक, m जेड ई स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इससे रिलेटेड एक बात सुनो बहुत अच्छी, इसको एक डब्बे में बंद करो और प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको ये वाला प्रश्न मिलेगा। क्या प्रश्न है भाई, प्रश्न ये है, इंपॉर्टेंट लगा दिया भाई मैंने इसको, क्या कर दिया मैंने, इसको इंपॉर्टेंट लगा दिया है, ठीक है। हाँ जी, क्या प्रश्न है, बोर त्रिज्या से संबंधित सही व्यंजक क्या है, राइट एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट बोर्स रेडियस। बोर त्रिज्या से सही संबंधित सही व्यंजक क्या है, तो वो है r बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, है ना, जी हाँ। चलिए नहीं ज्योति, क्लास तो स्टार्टिंग से ही देख के आओ तो ही टॉपिक चलेगा, क्योंकि अगर आपने बीच में क्लास लेनी स्टार्ट की तो पहले से एटॉमिक मॉडल चल रहे हैं वो समझ में नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी, है ना। हाँ, तो स्टार्टिंग से देख के आओ गुड़िया, ठीक है। चलो अब यहां देखो, इतनी बात हो गई तो आगे बढ़ चलते हैं। यहां हम लोग जानते हैं n जो है वो है कक्षा की संख्या, h की वैल्यू रख दो, h बराबर 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, पाई की वैल्यू रख दो, पाई क्या है भाई 3.14 या 22/7। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻−31 kg, ठीक है। z परमाणु क्रमांक होता है तो परमाणु पता होगा तभी होगा। और e की वैल्यू क्या है, e है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इन सब वैल्यू को रखकर हल करने पर, इन सब वैल्यूज को रखकर मान रखकर क्या करने पर, हल करने पर, ये सारी वैल्यूज रख दी, उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा देखो, तो हमारे पास आएगा r बराबर 0.529, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10, ऊपर क्या बच रहा है h स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर जो कि कक्षाओं की संख्या, बटे में z बच रहा है जो कि क्या होता है परमाणु क्रमांक,
जेड, और ये सब कुछ किस में आएगा, मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में आएगा। और वहीं यदि हम लोग इसको आगे सॉल्व करें, ठीक है, मतलब यदि मैं आगे आपको इसकी वैल्यू बताऊं तो R बराबर हो जाएगा 0.529 इंटू 10 इंटू, तो हटा ही दो अब, n स्क्वायर अपॉन जेड, 10 को हमने एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दिया। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 मीटर के। इसे ये एंगस्ट्रॉम में आ गया है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा सॉल्व होगा अपने पास, ऐसे सॉल्व करना है इसको। अब आप कहोगे सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन भी करा देता हूं, मगर एक, हाँ क्वेश्चन भी करा देता हूं यहीं के यहीं। देखो क्वेश्चन आ गया, He+2 में बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। कौन सी कक्षा की, द्वितीय कक्षा की क्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। द्वितीय कक्षा की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब समझो सखा यहां पर, ठीक, दिमाग से होगा ये क्वेश्चन। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, आंसर सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। हम लोगों को त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र लिखो। R बराबर, ये सूत्र रहा 0.529 इंटू 10⁻⁻10, और साथ में क्या है, n स्क्वायर अपॉन जेड, मीटर में त्रिज्या आ जाएगी। चाहो तो एंगस्ट्रॉम में भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मगर हमको क्या क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू चाहिए। अब आप में से कमेंट करो कि z की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी। जब आप z की वैल्यू और n की वैल्यू बता दोगे तभी मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करूंगा। मुझे पता चले कितने लोग हैं जो इसको कर सकते हैं। n की वैल्यू बताओ और z की वैल्यू बताओ। लिखो इसमें, बहुत अच्छे, n बराबर इतना और z बराबर इतना, बहुत अच्छे, ओके, बहुत अच्छे, हाँ वेरी गुड, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग सभी स्टूडेंट ने सही बताया है। कैसे पहचानेंगे, देखो कक्षा लिख रही है ना, कौन सी कक्षा है, द्वितीय कक्षा है। कौन सी कक्षा है, द्वितीय कक्षा। कक्षा मतलब n, कक्षा मतलब क्या, n, तो n बराबर कितना होगा, 2 होगा। n बराबर कितना होगा, 2 होगा। एक बात। दूसरी बात, ये क्या है, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बोलो। हीलियम का परमाणु क्रमांक सबको पता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, Z बराबर कितना, 2। n की वैल्यू भी 2 है और Z की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। जिसने n की वैल्यू 8 लिखी है थोड़ी तो सोचो, ठीक है। चलो तो यहां R बराबर हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10। n की वैल्यू क्या है, 2, तो क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर बटे में 2। Z की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। ये यहीं कट रहा है, हमेशा मत काट देना घात से 2 को। चलो नहीं काटता हूं, मैं लिख ही देता हूं, कहीं तुम गड़बड़ करो आगे, ठीक है। R बराबर हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 गुणा 4/2। 4/2 का मतलब हो गया भाई 2, ठीक है। 2 से इसका गुणा कर देंगे तो R बराबर 2 × 18 का 8 का हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10। 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, गुणा में 10 की घात -10, वो भी क्या, मीटर, ठीक है।
नहीं, HE में दो कक्षक, देखो यहां ये मत देखो कि HE में कक्षक कितने होते हैं। क्वेश्चन में अगर उसने कह दिया 2 कक्षा तो 2 कक्षा, क्वेश्चन में उसने कह दिया 5 कक्षा तो 5 कक्षा, क्वेश्चन में उसने कह दिया 10 कक्षा तो 10 कक्षा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी प्रकार की समस्या हो, कोई दिक्कत हो? ठीक है, देखो सूत्र ये वाला यूज किया है ना। क्वेश्चन ये रहा, n की वैल्यू 2 है क्योंकि यहां द्वितीय कक्षा लिख रही है। अगर यहां पर कक्षा जो है, ठीक है, अगर यहां कक्षा जो है वो कहा होता चौथी कक्षा, क्या कहा होता? चौथी कक्षा। तो हम क्या करते हैं, n बराबर 4 लेते हैं। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, इसलिए Z बराबर 2 लिया है। ठीक, हाँ, बाकी फिर सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने में तो आपको खुद को ही करना है, मैं बता ही रहा हूं। अच्छा, यहां देखो R बराबर ये भी लिख सकते हो एंगस्ट्रम, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 की घात 10 मीटर है ना। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे ही आते हैं। जो थोड़े और बड़े बनेंगे, अपन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे तो उनको भी सीखते चलेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लो। क्वेश्चन है अपने पास, Li+2 की तृतीय कक्षा, थर्ड बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, चलो इसमें अब आपके सामने फॉर्मूला आपको पता है, यतेंद्र सर ने आपको फॉर्मूला पहले से ही पढ़ा दिया है। क्या होगा, R बराबर 0.529 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर अपॉन Z। वो भी किस में, मीटर में। ठीक है, हाँ देखो हम चाहें तो इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम है और इसका मात्रक मीटर है। ठीक है, नोट्स के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत है नहीं है, नहीं है। ठीक है, यही पढ़ने हैं, बहुत है। बिल्कुल, ये कह रहे सर लिखने का टाइम तो दो। लिखवाऊंगा भाई, टॉपिक पूरा हो गया है, लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ ओके, कुछ लोगों ने उत्तर दिया है भाई। बिल्कुल, चलो मैच करते हैं किसका सही होगा। दो अलग अलग उत्तर दिए हैं कुछ लोगों ने, यहां से समझो।
सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको पता होना चाहिए, यहां से पता चल जाता है कि n बराबर 3 है, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो Z और N दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। वैल्यू रख देते हैं, R बराबर 0.529 इंटू 10⁻⁻10, N की वैल्यू कितनी हो गई है, 3, तो 3 का स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, R बराबर 0.529 इंटू 10⁻⁻10 गुणा में 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3 बटे में भी कितना है, 3, तो 1 3 से 1 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हो गया। 3 का गुणा इससे कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा 3 नम 27 का 7 का हासिल आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 पंजे 15, 3 संख्या बाद पॉइंट गुणा में 10 की घात -10, ये हो जाएगा मीटर में। और R बराबर 1.587 एंगस्ट्रॉम, ये उत्तर सही होगा, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट का सही है, कई सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दी, हो सकता है गुणा में कुछ गलती कर दी हो, कोई बात नहीं, ये है। अगले बिंदु पर बात करता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन जो एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है वो बताता हूं, ठीक। किसी परमाणु में 5वीं बोर कक्षा का, कौन सी 5वीं, 5th बोर कक्षा का, कौन सी बोर कक्षा है, 5वीं। किसी भी परमाणु में 5वीं जो बोर कक्षा है उसका क्या कैलकुलेट करना है, कोणीय संवेग बताना है। कौन सी कक्षा का, 5वीं बोर कक्षा का कोणीय संवेग बताना है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है, अगर आप टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ के आ रहे हो ना बेटा, तो आपको इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर ने एक जगह ये बताया था कि जो हमारे पास कोणीय संवेग होता है वो mvr बराबर nh/2π होता है, मतलब कोणीय संवेग बराबर nh/2π है, ठीक है। तो भाई इसको यूज करेंगे, क्या, कोणीय संवेग बराबर, सॉल्यूशन देखो इसका, कोणीय संवेग बराबर ये py/q है, ठीक है, बराबर nh/2π। अब क्वेश्चन बनता है कि n क्या है, अरे यही तो है, 5 लिख तो रहा है, ये n ही तो है, n बराबर 5, ठीक है। तो n बराबर 5 तो यहां वैल्यू रख दो, कोणीय संवेग बराबर 5h/2π, या तो यहीं छोड़ दो, ऑप्शन में यही आया था, या तो यहीं छोड़ दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर आपको आगे कहे तो फिर h की वैल्यू, पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। फिर कुछ लोग कहेंगे सर 2.5 आ रहा है, तो 5/2 मतलब 2.5 ही होता है, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, ठीक है। चलो अब हम वहां से स्टार्ट करेंगे, नोट करना जहां से हमने आज की क्लास में शुरू किया है, ये तो हम लोग कल तक कर चुके थे, यहां से शुरू हो जाओ अब आप लोग, ठीक है, फटाफट शुरू हो जाओ, रुकना ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, प्रीति बिल्कुल लेंगे, जल्दी ही, चिंता मत करो।
नहीं अलका, इंटरव्यू नहीं होता इसमें, कहाँ इंटरव्यू। चलिए आगे। चलिए नोट कीजिए। फिर इसके बाद इसके लिए जो वो है थ्योरी वो बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए थ्योरी साइड में ही लिख देता हूँ यहीं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहीं थ्योरी लिख देते हैं। यदि निम्न ऊर्जा स्तर, आप इसके नीचे लिख देना है ना, ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करता है, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, स्तर में चला जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर उच्च ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर ले, उत्सर्जन कर ले, तो यदि उच्च ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, उत्सर्जन करता है, तो वह निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, लोअर एनर्जी लेवल में। चला जाता है। कहाँ चला जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल में चला जाता है। वाह प्रभु दयाल वाह, तो उड़ते उड़ते आशीर्वाद लो। चलो आगे बनाओ चित्र, फिर इसकी थ्योरी तो आगे लिखी हुई है। चलो क्वेश्चन वगैरह सब है, ये इसकी कंप्लीट थ्योरी है, इसका कंप्लीट डेरिवेशन है, जो बीच बीच में सूत्र आ रहे हैं सब याद कर लेना भाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बता ही दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से पूछा है। क्वेश्चन तो अलग है न्यूमेरिकल, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। सही व्यंजक क्या होगा त्रिज्या का, तो ये रहा, ठीक है। ये हाँ पिछले साल का ही पेपर उठा के देख लेना भले ही। और ये कुछ क्वेश्चंस हमने कराए हैं, इससे रिलेटेड अभी और भी कई सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। अभी समय हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का, बाकी जो बच गया आप PDF से नोट कर लेना। मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।